अगर मैं आपसे पूछूं एमसीयू की सबसे परफेक्ट मूवी कौन सी है, तो काफी लोग बिना सोचे कहेंगे एवेंजर्स एंड गेम। एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ 10 साल की स्टोरी टेलिंग को कंक्लूड नहीं किया, उसने पूरी जनरेशन को इमोशनल कर दिया। टोनी स्टार्क का आई एम आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका का एवेंजर्स असेंबल, और वो पोर्टल वाला सीन जहाँ पूरा थिएटर लिटरली चीयर कर रहा था। आज भी वो मोमेंट्स देखकर गूस बम्स आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मार्वल की ओरिजिनल एंड गेम इस एंड गेम जैसी थी ही नहीं। जी हाँ, एक वक्त ऐसा था जब टोनी और कैप्टन अमेरिका दोनों एक साथ मरने वाले थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्वल के पास एक वर्जन ऐसा भी था जहाँ ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। इमेजिन करो, टोनी गया, स्टीव गया, थॉर गया, नताशा, क्लिंट और ब्रूस सब खत्म। और ये सिर्फ एक फैन थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअली मार्वल स्टूडियोज के अंदर डिस्कस हुआ था। और ऑनेस्टली अगर ये डिसीजन फाइनल हो जाता तो शायद एंड गेम आज इतनी इमोशनल नहीं बल्कि अननेसेसरली डिप्रेसिंग फिल्म बन जाती। लेकिन ये सिर्फ बिगनिंग है, क्योंकि ओरिजिनल एंड गेम में टोनी का डेथ सीन भी कम्प्लीटली डिफरेंट था। निक फ्यूरी मरने वाले थे, ब्लैक विडो की डेथ और भी ब्रूटल थी, टाइम हाइस्ट अलग था, पोर्टल वाला लेजेंडरी सीन ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस का एक और इनसेन बैटल होने वाला था जो हम कभी देख ही नहीं पाए। आज हम सिर्फ डिलीटेड सीन की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे मार्वल ने एंड गेम को डेवलप करने के दौरान कितनी बार कंप्लीटली रीराइट किया और कैसे हर एक चेंज ने इसे सिनेमा हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो फिल्म बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं एंड गेम की राइटिंग रूम में। इन्फिनिटी वॉर रिलीज होने से काफी पहले केविन फाइगी और मार्वल स्टूडियो के पास एंड गेम के लिए एक बहुत ही शॉकिंग आइडिया था। इंस्पिरेशन टॉय स्टोरी 3। अगर आपने टॉय स्टोरी 3 देखी है तो याद होगा वो फर्नेस वाला सीन जहां सारे टॉयज एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ऑडियंस को लगता है बस सब खत्म। मार्वल भी एग्जैक्टली वैसे ही इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता था। ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग ओरिजिनल 6 एवेंजर्स सब एक साथ सेक्रीफाइस करने वाले थे। सोचिए 11 साल तक जिन कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस ग्रो हुई, जिन्हें हमने आयरन मैन से लेकर इन्फिनिटी वॉर तक फॉलो किया, उन सबकी जर्नी एक ही फिल्म में खत्म। पेपर पर ये आइडिया बहुत इमोशनल लगता था, लेकिन जब रूसो ब्रदर्स ने ये कॉन्सेप्ट सुना, उन्होंने सीधा मना कर दिया। उनका मन था अगर एक ही मूवी में टोनी, स्टीव, थॉर, ब्रूस, क्लिंट और नताशा सब मर जाते तो ऑडियंस इमोशनल कनेक्ट ही नहीं कर पाती। शॉक इतना बड़ा होता कि किसी एक कैरेक्टर की डेथ प्रॉपर्ली फील ही नहीं होती। और ऑनेस्टली मैं रूसो ब्रदर्स की बात से एग्री करता हूँ। इन्फिनिटी वॉर ऑलरेडी ऑडियंस को इमोशनली तोड़ चुकी थी। अगर एंड गेम भी सिर्फ डेथ्स की लिस्ट बन जाती तो शायद उस विक्ट्री का इम्पैक्ट कभी फील ही नहीं होता। इसलिए रूसो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। हर कैरेक्टर को अलग एंडिंग मिलेगी, किसी की सैक्रिफाइस, किसी की रिडेम्पशन, और किसी को फाइनली वो लाइफ मिलेगी जो उसने कभी जी ही नहीं। और इसी डिसीजन ने कैप्टन अमेरिका की डेस्टिनी कंप्लीटली बदल दी, क्योंकि बिलीव इट और नॉट, एक वर्जन में स्टीव रॉजर्स भी टोनी स्टार्क के साथ मरने वाला था। लेकिन फिर मार्वल को एक रियलाइजेशन हुआ, टोनी स्टार्क की पूरी जर्नी किस बारे में थी। एक सेल्फिश बिलियनियर जो धीरे धीरे अपनी लाइफ दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना सीखता है, इसलिए उसका एंड सेक्रीफाइस ही होना चाहिए था। लेकिन स्टीव रॉजर्स, उसने तो पहली फिल्म से ही सेक्रीफाइस करना सीख लिया था। वो हमेशा दूसरों के लिए जीता था। उसने अपनी खुशी, अपना प्यार, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ड्यूटी के लिए सेक्रीफाइस कर दी। तो उस कैरेक्टर को एक ट्रेजिक डेथ देना क्या वाकई उसके कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस होता? मार्वल का आंसर था नो। स्टीव को फाइनली एक चीज मिलनी चाहिए थी जो उसके पास कभी नहीं थी, एक नॉर्मल लाइफ पैगी कार्टर के साथ। और ऑनेस्टली जब आज एंड गेम का एंडिंग देखते हैं तो समझ आता है कि स्टीव का डांस उसके मरने से कहीं ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि पहली बार कैप्टन अमेरिका ने दुनिया को नहीं खुद को चूज किया था। लेकिन टोनी स्टार्क की एंडिंग वो तो लास्ट मोमेंट तक फाइनल ही नहीं थी। और बिलीव मी, जो वर्जन मार्वल ने पहले शूट किया था वो देखकर शायद आज आई एम आयरन मैन सिनेमा हिस्ट्री का पार्ट ही नहीं बनता, और उसकी कहानी और भी ज्यादा अनबिलीवेबल है। स्टीव रॉजर्स को एक पीसफुल एंडिंग देने का डिसीजन तो मार्वल ने ले लिया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था टोनी स्टार्क का एंड कैसे होगा। क्योंकि अगर एमसीयू का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कोई था तो वो आयरन मैन ही था। 2008 में जिस इंसान ने इस यूनिवर्स की शुरुआत की, उसकी जर्नी भी वैसे ही खत्म होनी चाहिए थी जिसे लोग सालों तक याद रखें। और इसी वजह से मार्वल ने टोनी की डेथ को लेकर बहुत सारे वर्जन लिखे, लेकिन जो वर्जन हमने थिएटर में देखा वो एक्चुअली ओरिजिनल वर्जन था ही नहीं। सबसे पहले जो एंडिंग शूट हुई थी उसमें थैनोस और टोनी एक भी आइकॉनिक डायलॉग नहीं बोलते। हाँ, ना आई एम इनएविटेबल और ना ही आई एम आयरन मैन। सीन कुछ ऐसा था, थैनोस कॉन्फिडेंटली गॉन्टलेट पहनता है, उससे पूरा यकीन होता है कि गेम ओवर हो चुका है। वो स्नैप करता है और कुछ भी नहीं होता। स्लोली वो टोनी की तरफ देखता है
और टोनी बिना एक शब्द बोले अपना हाथ उठाता है, इन्फिनिटी स्टोन्स उसके पास होती हैं और वो स्नैप कर देता है। सीन विजुअली पावरफुल था, इमोशन भी था, लेकिन रूसो ब्रदर्स को लग रहा था कुछ मिसिंग है। ऑडियंस रो तो देगी, लेकिन उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जो एक 11 साल की जर्नी डिजर्व करती थी। फिर राइटर्स ने टोनी की पूरी जर्नी दोबारा देखी, आयरन मैन 2, एवेंजर्स, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर, और उन्हें एक चीज रियलाइज हुई, टोनी की कहानी सिर्फ सुपर हीरो बनने की नहीं थी, टोनी की कहानी ईगो से सैक्रिफाइस तक का सफर थी। और उस जर्नी का बिगिनिंग याद है 2008 प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टोनी अपनी आइडेंटिटी हाइड करेगा, लेकिन उसने दुनिया के सामने खड़े होकर कहा, आई एम आयरन मैन। उस दिन एक सुपर हीरो बॉर्न हुआ था, तो क्या उसकी कहानी भी उसी लाइन के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए? बस वहीं से मार्वल को मिल गया एंड गेम का सबसे आइकॉनिक मोमेंट। थैनोस बोलता है, आई एम इनएविटेबल, और टोनी अपनी लास्ट एनर्जी के साथ एक हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, एंड आई एम आयरन मैन। स्नैप, ब्लैक स्क्रीन और सिनेमा हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और इमोशनल बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब ओरिजिनल एंडिंग शूट हुई थी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर मेंटली आयरन मैन को ऑलरेडी गुड बाय बोल चुके थे। उन्होंने कास्ट से फेयरवेल कर लिया था, क्रू से मिल लिया था, उनके लिए आयरन मैन की जर्नी ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। फिर केविन फेगी और रूसो ब्रदर्स ने उन्हें फोन किया और कहा, रॉबर्ट, हमें एक सीन और शूट करना है। सोचो, एक एक्टर जो 11 साल तक एक कैरेक्टर जीता रहा, इमोशनली उस कैरेक्टर से बाहर आ चुका है, और फिर उसे बोला जाता है, एक बार और सूट पहनो, एक बार और गुड बाय बोलो। और सबसे इमोशनल कोइंसिडेंस देखो, ये फाइनल रीशूट उसी स्टूडियो के बिल्कुल पास हुआ जहां रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सालों पहले आयरन मैन के लिए ऑडिशन दिया था। मतलब जहां से जर्नी शुरू हुई थी, लगभग वहीं उसका एंड भी शूट हुआ। ऑनेस्टली इससे ज्यादा पोएटिक एंडिंग शायद लिखी ही नहीं जा सकती। और सिर्फ यही नहीं, टोनी के लास्ट मोमेंट्स भी ओरिजिनली अलग थे। राइटर्स ने उसके लिए बहुत सारे डाइंग डायलॉग्स लिखे थे, डिफरेंट इमोशनल लाइंस, डिफरेंट लास्ट वर्ड्स, लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सब सुनने के बाद एक बहुत सिंपल बात कही, टोनी ने अपने स्टाइल में बहुत बोल लिया है, अब उसे चुप रहने दो। और इसीलिए स्नैप के बाद टोनी कुछ नहीं बोलता, बस पेपर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, वी आर गोना बी ओके। उसके बाद साइलेंस, और वही साइलेंस शायद किसी भी डायलॉग से बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन मार्वल यही नहीं रुकी थी। एक वर्जन में टोनी स्नैप के बाद मरने से पहले सोल वर्ल्ड में भी जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने यंग गमोरा को देखा था। और वहां टोनी मिलता है अपनी बेटी मॉर्गन के फ्यूचर वर्जन से, अडल्ट मॉर्गन। दोनों के बीच इमोशनल कन्वर्सेशन होती है। मॉर्गन उसे बताती है कि उसका सैक्रिफाइस वर्थ था। सीन शूट भी हुआ था, लेकिन एडिट के वक्त रूसो ब्रदर्स ने इसे रिमूव कर दिया। रीजन, उन्हें लगा ऑडियंस ऑलरेडी टोनी की डेथ से इमोशनली टूट चुकी होगी, अगर उसके बाद एक और इमोशनल सीक्वेंस आ गया तो ओरिजिनल इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाएगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि कभी कभी जो चीज हम नहीं देखते उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा होता है। लेकिन टोनी सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर नहीं था, मार्वल एक और लेजेंडरी कैरेक्टर को भी एंड गेम में परमानेंटली खत्म करने वाली थी। एक ऐसा कैरेक्टर जिसने एवेंजर्स इनिशिएटिव शुरू किया और जिसके बिना एमसीयू शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, निक फ्यूरी। और बिलीव मी, उसकी ओरिजिनल डेथ काफी ब्रूटल थी। टोनी स्टार्क की एंडिंग को परफेक्ट बनाने के बाद मार्वल का अगला चैलेंज था बाकी कैरेक्टर्स को कैसे कंक्लूड किया जाए। और बिलीव करो या नहीं, एंड गेम में सिर्फ टोनी और नताशा ही नहीं मरने वाले थे, एक और कैरेक्टर था जिसकी डेथ एमसीयू की हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग मोमेंट बनने वाली थी, निक फ्यूरी। आज हम निक फ्यूरी को देखते हैं तो लगता है वो हर सिचुएशन से बच ही जाता है, लेकिन एंड गेम के अर्ली ड्राफ्ट्स में मार्वल ने डिसाइड किया था कि फ्यूरी की जर्नी भी यहीं खत्म होगी और उसकी डेथ काफी ब्रूटल होने वाली थी। ओरिजिनल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग थैनोस की ब्लैक ऑर्डर निक फ्यूरी पर अटैक करती और कॉर्वस गिलेव पीछे से आकर उसे सीधा स्टैब कर देता, बस वहीं खत्म। ये सीन एक तरह से 2012 एवेंजर्स में एजेंट कोल्सन की डेथ का मिरर होने वाला था। जैसे कोल्सन की डेथ ने एवेंजर्स को एक टीम बनाया था, वैसे ही फ्यूरी की डेथ फाइनल बैटल से पहले हीरोज को और यूनाइट करती। लेकिन फिर मार्वल ने सोचा, क्या निक फ्यूरी का कैरेक्टर सच में ऐसी एंडिंग डिजर्व करता है? और एक प्रैक्टिकल रीजन भी था, कैप्टन मार्वल रिलीज होने वाली थी। उस मूवी में निक फ्यूरी का बहुत बड़ा रोल था। अगर एंड गेम में उसकी डेथ पहले ही डिसाइड कर दी जाती तो ऑडियंस पहले से ही जान लेती कि इस कैरेक्टर का फ्यूचर नहीं है। इसलिए मार्वल ने फ्यूरी को जिंदा रखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्फिनिटी वॉर के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन था जहां फ्यूरी डस्ट होने से पहले कैप्टन मार्वल को पेजर भेजता है, वो भी ऑलमोस्ट डिलीट होने वाला था। रूसो ब्रदर्स का मानना था इन्फिनिटी वॉर का एंडिंग इतना डिवास्टेटिंग है कि उसके बाद कोई
होपफुल सीन नहीं होना चाहिए। ऑडियंस को बस साइलेंट के साथ थिएटर से बाहर जाना चाहिए। लेकिन केविन फाइगी ने इंसिस्ट किया कि ऑडियंस को एक छोटी सी होप मिलनी जरूरी है, और इसी वजह से वो एक छोटा सा पेजर एमसीयू के सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन में से एक बन गया। और अब बात करते हैं उस सीन की जिसने लिटरली पूरे थिएटर को हिला दिया था। कैप्टन अमेरिका म्योनीर उठाता है। आज भी अगर एंड गेम का बेस्ट मोमेंट पूछो तो शायद 90% मार्वल फैंस इसी सीन का नाम लेंगे। अवेंजर्स असेंबल और उसके बाद कैप लिफ्टिंग थॉर्स हैमर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये मोमेंट भी ऑलमोस्ट बिल्कुल अलग होने वाला था। मार्वल के राइटर्स काफी टाइम तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या कैप्टन अमेरिका हमेशा से वर्दी था या वो एंड गेम के एग्जैक्ट मोमेंट पर वर्दी बना। रिमेंबर एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहां सब एवेंजर्स म्योनीर उठाने की कोशिश करते हैं और कैप्टन अमेरिका हैमर को हल्का सा हिला देता है। उस वक्त थॉर के फेस पर जो एक्सप्रेशन था वो सिर्फ सरप्राइज नहीं था। रूसो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग कैप्टन अमेरिका उस वक्त भी हैमर उठा सकता था, लेकिन स्टीव रॉजर्स ने इंटेंशनली उसे पूरा नहीं उठाया क्योंकि वो थॉर की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता था। मतलब स्टीव वर्दी पहले दिन से था, बस उसने कभी दिखाया नहीं। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सबको पसंद नहीं आई। मार्वल के कुछ लोग मानते थे कि स्टीव तब तक वर्दी नहीं था क्योंकि उसने टोनी स्टार्क से बकी के पेरेंट्स वाली ट्रुथ छुपाई हुई थी, और एंड गेम तक आते आते स्टीव ने अपनी हर गिल्ट एक्सेप्ट कर ली, तब जाके वो असली मीनिंग में वर्दी बना। और ऑनेस्टली ये दोनों इंटरप्रिटेशन इतनी पावरफुल है कि मार्वल ने कभी ऑफिशियली एक आंसर दिया ही नहीं, इसलिए आज भी फैंस इसके ऊपर डिबेट करते रहते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, जिस तरह थिएटर में उस वक्त लोग चिल्लाए थे वैसे सुपर हीरो सिनेमा में बहुत कम मूवमेंट्स आते हैं। और इमेजिन करो अगर ये सीन स्क्रिप्ट से रिमूव हो जाता या किसी और कैरेक्टर को हैमर दे दिया जाता तो एंड गेम का इम्पैक्ट शायद कभी इतना लेजेंडरी बनता ही नहीं। और फिर आती है हॉकाई की कहानी। आज जब हम एंड गेम शुरू करते हैं सबसे पहले इमोशनल पंच मिलता है। क्लिंट बार्टन अपनी फैमिली के साथ पिकनिक कर रहा होता है और एक एक करके सब डस्ट होते जाते हैं। ये सीन इतना पावरफुल है कि बिना एक भी एक्शन सीक्वेंस के एंड गेम का टोन सेट कर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सीन ओरिजिनली एंड गेम का पार्ट था ही नहीं। मार्वल इसे इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग में रखना चाहती थी। इमेजिन करो थैनोस स्नैप करता है, क्रेडिट्स रोल होने से पहले क्लिंट की फैमिली डिसअपियर हो जाती है। इमोशनली ये काफी हैवी होता, लेकिन एडिट के वक्त रूसो ब्रदर्स को रियलाइज हुआ इन्फिनिटी वॉर का क्लाइमैक्स ऑलरेडी बहुत इमोशनल है। स्पाइडरमैन की डेथ, ब्लैक पैंथर की डेथ, डॉक्टर स्ट्रेंज, बकी, सब कुछ एक साथ हो रहा था। अगर उसके बाद होकाई का सीन भी आ जाता तो ऑडियंस इमोशनली ओवरलोड हो जाती, इसलिए उन्होंने उस सीन को शिफ्ट कर दिया एंड गेम के ओपनिंग में। और ऑनेस्टली ये डिसीजन ब्रिलियंट था क्योंकि सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही एंड गेम हमें याद दिला देती है कि थैनोस ने सिर्फ एवेंजर्स को नहीं, करोड़ फैमिलीज की भी जिंदगी बर्बाद की थी। लेकिन सबसे बड़ा चेंज नताशा की डेथ में हुआ। आज जो वॉर्मीर वाला सीन हम देखते हैं वो एमसीयू के मोस्ट इमोशनल मोमेंट में से एक है। नताशा और क्लिंट दोनों एक दूसरे के लिए मरना चाहते हैं, दोनों सेक्रीफाइस बनना चाहते थे, और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सीन इतना हार्ट ब्रेकिंग बन जाता है। लेकिन ओरिजिनल वर्जन इससे काफी अलग था और ऑनेस्टली थोड़ा ज्यादा एक्शन हैवी भी। ओरिजिनल ड्राफ्ट में जैसे ही नताशा और क्लिंट सेक्रीफाइस डिसाइड करते हुए तभी थैनोस की आर्मी वॉर्मीर पर पहुंच जाती है। सडनली इमोशनल कन्वर्सेशन एक एक्शन सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाती है। क्लाइंट एनिमीज को रोकने की प्लानिंग करता है और इसी बीच नताशा बिना कुछ कहे क्लिफ की तरफ भागना शुरू कर देती है। लेकिन थैनोस के सोल्जर्स उस पर फायरिंग करते हैं, एक बार नहीं 3 बार। गोली लगने के बाद भी नताशा रुकती नहीं, वो खुद को घसीटते हुए क्लिफ तक पहुंचती है और लास्ट मोमेंट में पीछे मुड़कर क्लिंट को देखती है जैसे साइलेंट गुड बाय कह रही हो, और फिर वो जंप कर देती है। पेपर पर ये सीन बहुत सिनेमैटिक लगता है, लेकिन रूसो ब्रदर्स को एक प्रॉब्लम समझ आई। इस वर्जन में फोकस नताशा के डिसीजन पर नहीं, एक्शन पर चला जाता। ऑडियंस बुलेट्स देख रही होती, सोल्जर्स देख रही होती, थैनोस की आर्मी देख रही होती, ना कि नताशा और क्लिंट के रिलेशनशिप को। और इसीलिए उन्होंने पूरा एक्शन सीक्वेंस हटा दिया। सिर्फ 2 लोग, एक क्लिफ, एक सोल स्टोन और एक इम्पॉसिबल चॉइस। लेकिन अब आते हैं वो पार्ट जहां एंड गेम ऑलमोस्ट पहचानी ही नहीं जाती, क्योंकि जो टाइम हाइस्ट हमने देखा, न्यूयॉर्क 2012, हेल हाइड्रा, कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका, टोनी और हावर्ड स्टार्क, ये सब ओरिजिनल प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। मार्वल पहले कुछ और ही करने वाली थी, और अगर वो वर्जन बन जाता तो शायद एंड गेम के सबसे आइकॉनिक सीन्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर एंड गेम का कोई एक कॉन्सेप्ट है जो इस फिल्म को बाकी सुपर हीरो मूवी से कम्प्लीटली अलग बनाता है तो वो है द टाइम हाइस्ट। मार्वल ने सिर्फ टाइम ट्रैवल यूज नहीं किया, उसने अपनी ही हिस्ट्री को सेलिब्रेट किया। 2012 न्यूयॉर्क, 2013 एसगार्ड, 2014 मुराग। हर मिशन फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक रिवॉर्ड था। लेकिन शॉकिंग बात यह है,
ये टाइम हाइस्ट शुरू से ऐसी थी ही नहीं। मार्वल के अर्ली ड्राफ्ट्स में पास्ट में जाना सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि राइटर्स सोच रहे थे कि एवेंजर्स को अलग अलग टाइमलाइंस में भेजकर पूरी एमसीयू हिस्ट्री को दोबारा रीराइट किया जाए। मतलब सिर्फ न्यूयॉर्क बैटल नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी आइकॉनिक मूवीज रिविजिट होने वाली थी। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम सामने आई। अगर हर मूवी को दोबारा दिखाया जाता तो एंड गेम एक इमोशनल फाइनल कम वो एक ग्रेटेस्ट हिट्स कंपाइलेशन ज्यादा लगती। इसलिए रूसो ब्रदर्स ने एक रूल बनाया, पास्ट को सिर्फ तब रिविजिट करेंगे जब उसका इमोशनल पर्पस हो। और इसी डिसीजन ने एंड गेम के दो सबसे लेजेंडरी सीन्स को जन्म दिया। सच बताऊं, इन्फिनिटी स्टोन्स तो बस एक एक्सक्यूज थे। असली रीजन टोनी को 1970 में भेजने का था और हावर्ड स्टार्क से मिलवाने का था। टोनी ने पूरी जिंदगी अपने फादर को मिसअंडरस्टैंड किया। उसे लगता था हावर्ड को सिर्फ आयरन मैन प्रोजेक्ट की परवाह थी। लेकिन जब वो पास्ट में उसे मिलता है, तब पहली बार वो हावर्ड को एक साइंटिस्ट नहीं, एक होने वाले फादर के रूप में देखता है। एक ऐसा आदमी जो नर्वस है, जो एक्साइटेड है और जो बस अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है। और आयरनी देखो, हावर्ड अपने ही बेटे से बात कर रहा होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता ये सिर्फ एक कैमियो नहीं था, ये टोनी स्टार्क का इमोशनल क्लोजर था। इसीलिए जब टोनी प्रेजेंट में लौट कर आता है, वो पहले वाला टोनी नहीं होता। अब वो सिर्फ दुनिया बचाने नहीं, अपनी लेगेसी कंप्लीट करने निकला होता है। और फिर आता है वो सीन जिसे देखकर पूरा थिएटर हंस पड़ा था, स्टीव रॉजर्स वर्सेस स्टीव रॉजर्स। लेकिन ओरिजिनली ये फाइट भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। मार्वल ने फर्स्ट ड्राफ्ट में कैप्टन अमेरिका सिंपली टेसरेक्ट लेकर निकल जाता है। कोई फाइट नहीं, कोई कॉमेडी नहीं और कोई आई कैन डू दिस ऑल डे नहीं। और फिर रूसो ब्रदर्स ने एक सिंपल आइडिया दिया, व्हाट इफ स्टीव हैज टू फाइट हिमसेल्फ। बस इतना सा थॉट और उसने एंड गेम का सबसे एंटरटेनिंग सीक्वेंस क्रिएट कर दिया। सबसे बेस्ट मोमेंट जब प्रेजेंट स्टीव इरिटेट होकर बोलता है, या आई नो, सिर्फ एक लाइन, लेकिन उस एक लाइन में 10 साल का कैरेक्टर डेवलपमेंट था। 2012 का स्टीव आइडियलिस्टिक परफेक्ट सोल्जर और 2023 का स्टीव थोड़ा टायर्ड, थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा सार्केस्टिक। ये फाइट दो कैप्टन अमेरिका के बीच नहीं थी, ये स्टीव के दो वर्जन्स के बीच थी। और अगर एंड गेम के सबसे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कोई था तो वो था हेल हाइड्रा। थिएटर में लिटरली लोग शॉक हो गए थे। सबको लगा स्टीव हाइड्रा ज्वाइन कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये मार्वल कॉमिक्स के कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन का कॉल बैक था। इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सीन स्क्रिप्ट में बहुत लेट ऐड हुआ। ओरिजिनली स्टीव को एलिवेटर में फिर से फाइट करनी थी, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की तरह, एक और एक्शन सीक्वेंस, एक और एलिवेटर ब्रॉल। लेकिन रूसो ब्रदर्स ने कहा ऑडियंस ऑलरेडी ये फाइट देख चुकी है, उसे रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे, हेल हाइड्रा। बस फाइट खत्म। सीन आइकॉनिक और फैंस को एक ऐसा कॉल बैक मिला जो आज भी एमसीयू के स्मार्टेस्ट मूवमेंट में काउंट होता है। कभी कभी एक अच्छा डायलॉग 10 मिनट की एक्शन सीक्वेंस से ज्यादा याद रह जाता है, क्योंकि टाइम हाइस्ट के बाद मार्वल को शूट करना था एमसीयू हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस। और बिलीव करो या नहीं, जो फाइनल बैटल हमने थिएटर्स में देखी वो भी ओरिजिनल वर्जन से काफी अलग थी। एक वर्जन में डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस का फुल स्केल मैजिकल बैटल था, एक वर्जन में पोर्टल्स वाला सीन इतना ग्रैंड ही नहीं था, और एक वर्जन में एवेंजर्स असेंबल शायद कभी बोला ही नहीं जाता। और ऑनेस्टली अगर वो चेंजेस नहीं होते तो शायद एंड गेम सिनेमा की ग्रेटेस्ट क्लाइमैक्स बन ही नहीं पाती। और इसी फाइनल बैटल की कहानी शायद एंड गेम के डेवलपमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अब बात एमसीयू के सबसे आइकॉनिक मोमेंट की, ऑन योर लेफ्ट। आज भी ये लाइन सुनते ही गूज बम्स आ जाते हैं। लेकिन ये सीक्वेंस ओरिजिनली इतना इमोशनल नहीं था। मार्वल के अर्ली वर्जन में हीरोज ग्रेजुअली बैटलफील्ड में आने वाले थे, कोई एक मासिव रिवील नहीं, कोई ह्यूज पे ऑफ नहीं। लेकिन एडिट के दौरान रूसो ब्रदर्स को रियलाइज हुआ ऑडियंस ने इन कैरेक्टर्स का इंतजार 5 साल नहीं 11 साल किया है। ये एंट्री ऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल्स को पूरी बैटल का इमोशनल सेंटरपीस बना दिया गया। पहले वोकांडा, फिर एसगार्डियंस, फिर रेवेजर्स, फिर सॉर्सरर्स और फिर स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, गार्डियन, सब एक साथ। और उस एक मोमेंट ने थिएटर को स्टेडियम बना दिया। सच बताऊं, ये सिर्फ हीरोज की एंट्री नहीं थी, ये मार्वल स्टूडियोज की 11 साल की मेहनत बैटलफील्ड पर चलकर आ रही थी। एवेंजर्स असेंबल। एक और इंटरेस्टिंग बात, बिलीव इट और नॉट, कैप्टन अमेरिका का ये डायलॉग भी लास्ट मोमेंट तक फाइनल नहीं था। मार्वल काफी टाइम तक डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि स्टीव ये लाइन बोले या नहीं, क्योंकि कॉमिक्स में एवेंजर्स असेंबल कैप्टन अमेरिका का सिग्नेचर डायलॉग है। फैंस सालों से वेट कर रहे थे, लेकिन अगर ये लाइन गलत जगह यूज हो जाती तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता। इसलिए रूसो ब्रदर्स ने 11 साल तक वेट किया सिर्फ एक लाइन के लिए। और जब स्टीव ब्रोकन शील्ड के साथ अकेला खड़ा होता है
और उसके पीछे पूरी एवेंजर्स आर्मी आ जाती है, तो वो धीरे से बोलता है एवेंजर्स, 1 सेकंड का पॉज और फिर असेंबल। बस सिनेमा हिस्ट्री कभी कभी परफेक्ट पे ऑफ के लिए सिर्फ पेशेंस चाहिए होता है, और इसीलिए एंड गेम का एंडिंग इतना परफेक्ट लगता है। अगर टोनी का ओरिजिनल एंडिंग रहता, शायद आयरन मैन कभी लेजेंड नहीं बनता। अगर स्टीव मर जाता तो उसका डांस विद पैगी कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नताशा की डेथ एक्शन सीक्वेंस बन जाती तो वॉरमीर का इमोशनल इम्पैक्ट खत्म हो जाता। अगर टाइम हाइस्ट सिर्फ नॉस्टैल्जिया होती तो टोनी और हावर्ड का इमोशनल क्लोजर कभी नहीं मिलता। और अगर पोर्टल्स सीक्वेंस को इतना ग्रैंड ना बनाया जाता तो शायद थिएटर्स में वो रिएक्शन कभी देखने को ही नहीं मिलता जो आज भी यूट्यूब पर लोग बार बार देखते हैं। यही डिफरेंस होता है एक अच्छी फिल्म और एक लेजेंडरी फिल्म के बीच। लेजेंडरी फिल्म्स सेट पर नहीं बनती, वो रीराइट होती है, एडिट होती है, दोबारा शूट होती है और हर बार थोड़ी और बेटर बन जाती है। इसलिए जब भी कोई कहता है एंड गेम परफेक्ट थी, मैं बस एक ही चीज सोचता हूँ, परफेक्ट पहले ड्राफ्ट से नहीं बनती। मार्वल ने इस फिल्म के लिए काउंटलेस आइडिया रिजेक्ट किए, डजन्स ऑफ सीन्स रीराइट किए, मल्टीपल एंडिंग्स ट्राई करी और फाइनली हमें वो वर्जन मिला जो सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं थी, एक जनरेशन का फेयरवेल थी। और शायद इसीलिए इतने साल बाद भी जब थिएटर में कैप्टन अमेरिका की आवाज गूंजती है, अवेंजर्स असेंबल, या टोनी स्टार्क के वो आखिरी शब्द सुनाई देते हैं, आई एम आयरन मैन, तो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, हमारी पूरी चाइल्डहुड आंखों के सामने आ जाती है। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता मार्वल कभी दोबारा एंड गेम जैसा सिनेमैटिक मोमेंट क्रिएट कर पाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, अगर एंड गेम का ओरिजिनल वर्जन बन गया होता तो शायद आज हम इस फिल्म को एमसीयू की ग्रेटेस्ट मूवी के नाम से याद ही नहीं करते। अगर आपको भी मार्वल के बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स, कैंसल्ड मूवीज, हिडन स्टोरीज और कॉमिक कनेक्शंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी ऐसी एक स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे जो एमसीयू को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।